नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमने तमाम वीआईपीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनमें से एक ख़ास शख्सियत से अगर हम आज आपको मिलवाना चाहें, जिसका नाम दूर दूर तक जाना जाता है, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी उसका नाम जाना जाता है। कई भाषाओं का उनको ज्ञान भी है और कई ऐसे बड़े आंदोलन भी किए हैं जिनमें जीत और विजय हासिल की है। तो आपको बता दें, हमारे साथ पूर्व मंत्री अशोक यादव जी मौजूद हैं। उनसे हम आज यूपी की राजनीति पर चर्चा करेंगे। आखिर यूपी की राजनीति में पिछले कई वर्षों से कितना बदलाव आया है और आज वो क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा पहला सवाल अशोक जी, आपका राजनीति करियर किस तरह का रहा है? कैसे आप राजनीति में आए, कैसे शुरुआत की? पहले तो मैं आर के टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। चैनल है ये, बहुत शोहरतें पा रहा है, मुझे लोग बताते रहते हैं। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि और आप ऊंचाइयों का आसमान दें। मैंने अपनी सियासत की शुरुआत करी जब आँख खोली मैंने सियासत में, तो पहला चुनाव मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ लड़ा। तो लोग मुझे तरह तरह की बातें करते थे, अब फिर उनका क्या जिक्र करना, लेकिन वो एक बड़ा मसला था। और उस वक्त मुझे लगता है कि ऐसा ज़बरदस्त चुनाव हुआ, वो ऐसा ज़बरदस्त चुनाव हुआ कि मैं शिकोहाबाद विधानसभा थी, मुलायम सिंह शिकोहाबाद के रहने वाले, हम लोगों के परिवार का कॉलेज है, एक कॉलेज वहीं के पढ़े हैं। और वहाँ एक गांव है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, इटौली करके था जी। और ही कॉलेज में हमारे परिवार के लोगों ने बनाया था। उसमें वो पढ़ते थे। 1916 में वो कॉलेज बना था, वहीं से पढ़ के गए, वहाँ से माइग्रेट होके गए, सैफई गए। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रह चुके थे और मैंने आँख खोली थी सियासत में। तो पहला ही चुनाव मेरा इतना बड़ा हो गया जी। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बहुत ज़बरदस्त चुनाव हुआ। और उसे बीबीसी लंदन ने रिपोर्ट किया और घटनाएं तो उसमें बहुत हुई, उनका जिक्र बेईमानी है, लेकिन मैंने पहला ही चुनाव यादवों का सबसे बड़ा नेता कहिए और मुख्यमंत्री रह चुके थे, और मेरा पहला ही चुनाव था। मेरे हिसाब से तो बहुत हंगामे खेज रहा, लेकिन मुझे 40,000 वोट मिला और बहुत मुश्किल से मुलायम सिंह जी कैसे जीत पाए थे वो भी अब कहने की बातें नहीं हैं। बड़ा ज़बरदस्त चुनाव हुआ, तो उसने मुझे बहुत पॉपुलर कर दिया। और उसके बाद 1996 में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ज्वाइन कराने आए। उस वक़्त हिंदुस्तान की जो पूरी बीजेपी थी, आप नाम लीजिए शायद किसी बड़े नेता का जो वहाँ ना आया हो। तो मेरे लिए चैलेंज था। शिकोहाबाद से मुलायम सिंह जी एमएलए थे और मैं तो हारा हुआ आदमी था। तो उस वक्त उस रैली में 2.5-3 लाख लोगों ने शिरकत करी, जो शायद हिंदुस्तान भर के लिए रिकॉर्ड था, पूरे मुल्क के लिए रिकॉर्ड था। और मुझे लगता है कि उसके बाद मुलायम सिंह जी को रैली करनी पड़ी उसी मैदान में, रामलीला मैदान शिकोहाबाद। उसमें बड़े मुसलमानों ने शिरकत करी और बीजेपी को तब कोई यादव मुसलमान पसंद भी नहीं करता था। और उसके बाद एक 20-25 रोज़ बाद मुलायम सिंह जी ने रैली करी, उसके बाद मायावती ने रैली करी, उसके बाद कांग्रेस रैली करी। तो वो मेरी जो पॉलिटिकल प्रोफाइल थी वो उसी वक्त इतनी, क्योंकि सब लोग तो मुझे काउंटर कर रहे थे ना, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स रहे 2-3 मरतबा के, वो लोग मुझे काउंटर कर रहे थे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े एजाज़ की बात थी, और मुझे हिंदुस्तान का इतना बड़ा लीडर ज्वाइन कराने आया था। तो शुरुआत में मैं बड़े लीडर के मुकाबले के चक्कर में मैं बड़ी पॉलिटिक्स में आ गया था। एक बड़ा सवाल मंत्री जी, देखा जाता है कि आपकी राजनीति में सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी कहें या फाइट कहें, वो नेताजी मुलायम सिंह जी से रहती है। क्यों रही ऐसे? वो मेरे ख्याल पहले चुनाव से हो गई, और आप उसमें भी हैरत करोगे, फिर तो मैं दूसरे चुनाव के बाद जीता, मिनिस्टर हो गया, और
मुझे जेड सिक्योरिटी भी मिल गई थी। और जेड सिक्योरिटी भी मुझे तब मिली जब मुझ पे मैं किसानों को पैसा बांटने गया था, तो करहेल का जैन कॉलेज है, उसमें हेलीकॉप्टर खड़ा किया था, सैफई में कुछ पैसा बांटना था। वहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुझ पे अटैक करा दिया। यहाँ पार्लियामेंट चल रही थी, तो उसी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे जेड सिक्योरिटी दी। और उसके बाद मैं शायद पार्लियामेंट उसके बाद हुआ 98 का शायद पार्लियामेंट हुआ, तो मुझे बीजेपी ने कहा कि कोई भी आदमी वहाँ से टिकट नहीं मांग रहा है मैनपुरी से। मुझे अटल जी ने बुलवाया, चुनाव का बहुत कम वक्त रह गया था। उन्होंने कहा आपको मैनपुरी से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, कोई टिकट नहीं मांग रहा। मैनपुरी में लड़ने गया। जिस दिन मुझे नामांकन करना था उसी दिन मुलायम सिंह जी को भी नामांकन करना था, लेकिन इतनी भीड़ आ गई मेरे नामांकन में, मुलायम सिंह जी पहली बार मैनपुरी छोड़ के बताएंगे। अच्छा मंत्री जी, 1996 की क्या वो घटना थी? काफी चर्चा सुना है उसके बारे में, क्या था वो? 1996 में मैं चुनाव लड़ रहा था, तो वहाँ एक गांव है बलारपुर, हम लोगों की तब शिकोहाबाद विधानसभा में था जी। उस पे ये जो अपने सिरसागंज के एमएलए रहे, ये बूथ कैप्चर करने आ गए। तो बस उनके साथ गांव वालों ने बहुत 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 एक तरीके से खराब ही व्यवहार किया, मारपीट हो गई उनकी बहुत। वो एक लंबा किस्सा है, लेकिन ये लोग जो हरकतों से बाज नहीं आए, तो वो सब में बहुत ज़्यादा घटना बहुत पॉपुलर हो गई थी, सब लोग, इसीलिए शायद आपको भी किसी ने बताया होगा जी। तो जब आप किसी की बूथ कैप्चर करने जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ लोगों ने भीड़ ने कुछ और अब बहुत और कुछ कर दिया, उसका क्या मैं जिक्र करूं। बिल्कुल बड़ा सवाल मंत्री जी, देखा जाता है कई वर्षों की राजनीति की अगर हम बात करें और हाल ही की राजनीति कितना अंतर है, कितनी खाई आई है, कितना बदलाव आया है? एक जो आया है मसला, मैं ये समझता हूँ कि गिरावट आई है पॉलिटिक्स में। मुझे खूब याद है, अब वो दोनों लोग रहे नहीं हमारे बीच, वो नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे जिले से 2 मिनिस्टर्स और थे, एक रघुवर दयाल जी थे, एक सुंदर सिंह बघेल थे जी। तो वो मेरी शिकायत करने गए कल्याण सिंह जी से कि साहब हम लोग आते हैं तो बुलाने पर भी जो डीएम एसपी हैं वो आते नहीं हैं, और लेकिन शायद मैं तब मैं सिक्योरिटी में भी आ गया था। और जब अशोक यादव आते हैं तो साहब सारा जिला क्या आसपास के मंडल के भी अधिकारी मुझे मिले। कल्याण सिंह से जबकि मेरे बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, कई मामलों में पॉलिटिकली बहुत मेरी नाइत्तेफाकी रहती थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो जिले के मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश का मंत्री है, पढ़ा लिखा है, वो रोज़ जाके वहाँ खड़ा नहीं होता, आपको दूसरी जगह कोई पहचानता नहीं है, तो जब आप रोज़ जाओगे तो इतने ही अधिकारी आएंगे, इसमें उसकी गलती नहीं है उसकी वो शिकायतें मेरे से मत करा करो। वो पूरे सूबे में जाता है, एक दिन नहीं यहाँ बैठता, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता है। आप लोगों को भी जाना चाहिए, लेकिन आप अपने घर जाते हो, जिले जाते हो, आप लगता है जैसे आप अपनी विधानसभा के मंत्री हो या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़े मंत्री हो तो जिले। ये मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए, कई लोग अभी भी करते हैं, मैं उससे ना इत्तेफाक है, मेरी ना इत्तेफाकी एकदम। जी। तो नहीं सर, बदलाव की अगर हम देखें तो कितना बदलाव रहा पहले, किस तरह से? सियासत में स्टैंडर्ड वाइज बहुत मयार गिरा है, सियासत को इतना लोकलाइज्ड कर दिया है, जो चीज़ें एमएलए से नहीं करवानी चाहिए वो लोग करवाते हैं, वो चुनाव तो जीत जाते हैं वो लोग। मैं अपने ज़िले का एग्जाम्पल दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं दूसरे ज़िले का बताता हूँ। इटावा में एक एमएलए, वैसे मैं कई लोगों का बता सकता हूँ, एक उनकी भी डेथ हो गई बाई चांस। इटावा में एक एमएलए होते थे महाराज सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी में वो मेरे ख्याल 5-6 बार एमएलए रहे। कोई मसला हो गया था उनके यहाँ, तो वो मुझे गोमती से आ रहा था, मैं जब मिनिस्टर ही था, तो इटावा मिलने चाहते थे। वो एक दिल पे गाड़ी खड़ी हो गई, तो लोगों ने कहा ये इसी से आ रहे हैं, तो मिलने आए, तो पुलिस ने, लोकल पुलिस ने उनको रोक दिया।
यार मैंने देख लिया तो मैंने अंदर बुलाया। तो कोई बात हो रही थी 5-6 टर्म के एमएलए, वो मैंने कहा आपको ये इटावा वाले क्यों रोक दिया? बोले साहब हम तो बस एमएलए हो जाते हैं, बाकी ये जो है आपको लोग जानते हैं हमको नहीं जानते। तो अगर एमएलए हो, आप जिले के भी एमएलए हो और आपको जी लोकल पुलिस नहीं पहचान रही है, मतलब क्या है उसका? फिर वो एक बार मेरे से, वो एक सहसवान के एमएलए थे, ये भरतना वाले एमएलए थे महाराज सिंह जी, सहसवान के एक एमएलए थे शायद ओम प्रकाश यादव, एक गुन्नौर के थे राम खिलाड़ी यादव। जी वो मुझे 4 बजे, कोई अपने वहाँ जिलों के 2-3 काम थे उनके, 4 बजे मिलने आ गए मुझे मेरे बंगले पे। सरकार में था, मैं मिनिस्टर है, ये लोग एमएलए थे, अपोजिशन जी में थी समाजवादी पार्टी। तो मैंने कहा आप इतने 4 बजे, मैं तो खेलने जा रहा था फुटबॉल, मेरी तो गाड़ियाँ लग गई थी, मैं स्टेडियम में जा रहा था फुटबॉल खेलने, गर्मियों की बात है। तो मैंने कहा आप इतने सुबह सुबह क्यों आए? दिन में दफ्तर में आ जाते, आप किसी वक्त आ जाते। बोले नहीं साहब, हम अगर दिन में आएंगे तो मुलायम सिंह पार्टी में से निकाल दें। जी तो इतनी तंग जन, मैंने कहा मैं मिनिस्टर हूँ, मैं सबका हूँ, किसी पार्टी का थोड़ी हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर हूँ। तो ये जो मिजाज और ये टेम्परामेंट गिर रहा है ना, इसमें गिरावट आ रही है, इसमें बहुत हद तक रीजनल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं। जी नेशनल पार्टीज में इतनी गिरावट नहीं आई, और कुछ पब्लिक ने, मैं मुझे कहते में ये बुरा लग रहा है, मुझे जब ये पता चला है इस बार, मैंने कई प्रधानों से पूछा, मैंने कहा भाई आप कैसे चुनाव जीते? बोले साहब हमने नल खरीद के दिए हैं 30-40 अपनी जेब से। ये आम बात बता रहा हूँ मैं। और किसी ने कहा हमने पैसे बांटे हैं साहब, किसी ने यहाँ तक कहा कि हमने नगद पैसे दिए हैं पर वोटरों को जिनकी छोटी प्रधानी थी, 500 लोग हैं 6। तो जब इतना मयार गिर जाएगा पॉलिटिक्स का, जिला पंचायत में भी मैंने देखा, फिर ये वोट जैसे जिला पंचायत वाले देते हैं पैसे लेके, वो भी मैंने देखा। तो सियासत में, और हम जब हमारे ज़माने में बनते बनाते, कोई बहुत पीछे नहीं गुजरा ज़माना, जी कोई ना पैसे मांगता था ना दिए जाते थे। मैंने कभी किसी इलेक्शन में कभी किसी को नहीं कहा कि आप शराब पी लो मेरे पैसे से जाके। जी सर, अगर हम देखें जैसे कि अभी हाल ही में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं जिनके तमाम बयान आते रहते हैं, ठोको नीति, बुलडोजर वाले बाबा, या शामली और मुजफ्फरनगर को शिमला बना देंगे या ठंड ज़्यादा कर देंगे। तो क्या लगता है, ऐसे पहले के तमाम लीडर रहे हैं, आज की लीडर्स को इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे अवाम में या समाज में कैसा संदेश पहुँचेगा? मैं बता रहा हूँ, इतना मयार गिर गया है। मुझे याद है कि अटल जी को एक बार तबीयत ख़राब हुई, इस वक्त शायद राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर या कौन था, उन्होंने खुद फ़ोन करा प्राइम मिनिस्टर ने, और अटल जी को कहा कि आपको मैं अमेरिका भेज रहा हूँ किसी, आप सारा अपना थॉरो चेकअप करा लीजिए। और अटल जी ने जो जो ज़िंदगी जी, वो लगता ही नहीं था कि ये कोई छोटी बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे साथ तमाम कलीग मिनिस्टर्स थे, मेरे साथ मैं शायद, मुझे लगता है कई लोग ऐसे थे जिन्होंने छोटी सियासत पे बात नहीं करी। मेरा भी कोई ऐसा मुकाबला नहीं हुआ, हालांकि इसमें हो सकता है एजुकेशनल बैकग्राउंड भी एक चीज़ होती है। हम लोग 10-12 साल हॉस्टल में भी रहे, लेकिन हमारे ज़माने में छोटी सियासत होती नहीं थी, और ना हमको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए कोई रोकता था। आज तो ये है कि आप अपने चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल पाते हैं। जी इस रिजीम में ये जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, ये जैसे गुंडागर्दी की बात करते हैं, तो वो लौट फेर के, पता नहीं क्यों, क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, 2 मुसलमानों के नाम लेते हैं। बहुत बड़े बड़े गुंडे तो 10-15 होते हैं पूरे सूबे में, आपको उसको कहाँ तक करोगे, और उससे बदजुबानी हो जाती है। वो पुलिस का काम है, वो तो मतलब एक दरोगा का काम करना पड़ता है मुख्यमंत्री को, तो तकलीफ होती है। ये सियासत को छोटा करने की बात है, हर वक्त कैसे कह सकते हैं। पुलिस का काम आप करने लगोगे, फिर और भी काम आप करने लगोगे, इसी से टेम्परामेंट बिगड़ता है, मिजाज बिगड़ता है। जातियों का संघर्ष भी इनके ज़माने में बहुत हुआ रहा है, और कैराना के भी मामले में बड़ी छोटी छोटी बातें हुई, फिर ये गर्मी शांत हो जाएगी। तो ये एक चीफ मिनिस्टर के, ये मयार की बात नहीं, करना नहीं चाहिए, इससे ये पैगाम दूर तक नहीं जाते हैं। सर, अगर हम बात करें वर्षों पुरानी राजनीति की, हालांकि हमारा देश इतना विकसित या
विकासशील नहीं हुआ था। लेकिन आज हम देखते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ शिक्षा बढ़ रही है, सारी चीज़ें हम टेक्निक हो रहे हैं, लेकिन आज भी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, किसानों की या महिलाओं की, क्या लगता है मौजूदा सरकारें या कुछ समय पहले की सरकारों में कितना अंतर रहा, कितना हमारे देश में बदलाव हुआ है? देखिए, शिक्षा में तो अगर मैं कहूँ बहुत साफ गोई से कि शिक्षा बहुत प्राइवेट सेक्टर में चली गई है। और यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं तो ऐसा है, आप ना बच्चा पढ़ना चाहता है, ना सामने वाला पढ़ाना चाहता है, उसको एक एक डिग्री का एक एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं यूनिवर्सिटी में, न टीचर में, कुछ में। अब वो जो उसकी अथॉरिटी थी टीचर की, वो गिर गई है, वो गूगल के पास आ गई है। तो वो स्टैंडर्ड अदब आदाब वो सब गिर रहा है उसमें। अच्छा, नौकरी मिल रही है, एंड रिजल्ट क्या है शिक्षा का? आप एजुकेशन लो तो जॉब तो मिले, जी। जॉब मिल नहीं रहा, तो वो निराश हो गया है। और जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में तो आपने कोरोना में देखा, हेल्थ सेक्टर तो पूरा फेल हो गया, पूरा फेल हो गया कंप्लीटली। हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। हेल्थ सेक्टर में भी ये प्राइवेट अस्पताल कितना कितना कहाँ, इसका मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरा नरिश नहीं कर पा रहे। और बहुत काबिल लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टिकते रुकते नहीं, दैट इज़ ऑल्सो ट्रेजेडी। तो ये तो ओवरऑल, अब हम आयुर्वेद तो इंट्रोड्यूस किया, मरीज आ रहे हैं 700 अभी। और अब हमें कोरोना के बाद संभल जाना चाहिए और हमें ऑर्गेनिक खेती पे जाना चाहिए, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट पे जाना चाहिए। वो पुराना हेल्थ सेक्टर भी काम नहीं कर रहा है, उसे नई चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, टेक्निक नई आ गई। पहले हड्डी के लिए प्लास्टर चढ़ाना पड़ता था, अब चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, नई आ गई टेक्निक। पहले तमाम तरीके के सैंपल्स के लिए ब्लड रिपोर्ट्स लेते थे, अब कोई ज़रूरत नहीं। अब ज़रा सा लीजिए, उसमें 6 डिजीज़ कंप्लीट होते। बट यू हैव टू गो ऑन न्यू टेक्निक्स। हम रिसर्च नहीं करते, कोई मेडिकल में कोई हमारी रिसर्च नहीं है, रिसर्च सारी बाहर होती है। तो वो चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। इलाज को सस्ता कराना राज्य का काम है। अब आप अपने वहाँ ले लीजिए, ये लड़के जो मरे डेंगू में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी मरे, फिरोजाबाद, गोरखपुर में मरते हैं तमाम। वो कौन सा जापानी बुखार होता है, वो आज तक उसका कॉम्प्लीट मसला ही नहीं बन पाया। और वहाँ से तो 2-2, 3-3 चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हमारे यहाँ शिकोहाबाद में रामनरेश यादव भी एमएलए रहे, मुलायम सिंह जी भी एमएलए रहे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए था जी, वो हेल्थ सेक्टर में भी नहीं है, उसमें बहुत गुंजाइश है आगे करने। बिल्कुल। सर, अक्सर हमने एक सैफई की घटना को सुना था, जिसमें पता नहीं आपका हेलीकॉप्टर का इंजन, हाँ, वो क्या मामला तो था? एक्चुअली एक तो मैनपुरी में तो मेरा हेलीकॉप्टर एक क्रैश हुआ था। अब मैं उसमें कूद के मुझे जान बचानी पड़ी, वो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हो गया, बहुत कम लोग बचते हैं। मैं हेलीकॉप्टर से कहीं से मैनपुरी से कहाँ जा रहा था मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। एक एमएलए होते थे शायद, उनके यहाँ गया था, एक प्रोग्राम और था, रास्ते में वो इंजन फेल कर गया, तो मैं उसमें कूद के अपनी जान बचाई। एक ये मतलब मसला था। कितने डिस्टेंस है सर? मैं क्या? समझता हूँ कि करीब 300 फुट रहा होगा, वो तो बहुत जगह छपा था अखबारों में। दूसरी घटना जो आप बता रही हैं शायद ये वो है कि एक बार मैं किसानों को ओला पड़ गया था, तो उसमें उनको मुआवजा देने जा रहा था। मुझे चीफ मिनिस्टर मेरे थे कल्याण सिंह जी। जी। कल्याण सिंह जी जो थोड़ा सा किसानों से हमदर्दी रखते थे, उन्होंने मुझे कहा तुम्हें तुरंत जाना चाहिए। तो मैं हेलीकॉप्टर से गया और करहेल में मैंने जैन कॉलेज था, जैन इंटर कॉलेज, उसमें हेलीकॉप्टर लैंड करा और वहाँ मैं पैसा बांटना चाहता था। तो ये बात मुलायम सिंह जी के लोगों को थोड़ी सी नागवार गुजरी, तो उन्होंने कुछ हमला टाइप करा दिया। पार्लियामेंट चल रही थी जी। तो एडीएम वेडीएम की गाड़ी पे भी हमला हुआ, सवाल भी उठा था सर सदन में, ऐसा सुना पूरा है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा। और उसके इमीडिएट बाद मुझे 24 घंटे के बाद फिर तभी जेड सिक्योरिटी मिली। मैं 16 साल रहा हूँ करीब जेड सिक्योरिटी। फिर एक बार जसराना गया, वहाँ भी एक अटैक हुआ। एक बार रास्ते में पहली बार मिनिस्टर होके आ रहा था, उस वक्त भी अटैक हुआ। और लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे सामने फिर मुलायम सिंह जी का मेरा मुकाबला चुनाव के दरमियान नहीं हुआ। ना तो वो शिकोहाबाद लौट के आए,
एमएलए लड़ने, ना वो पार्लियामेंट जब मैं लड़ने गया तब आए। तो वो थोड़ा ऐसा नहीं था कि अब मैंने कहा मैं कभी भी मुलायम सिंह जी के साथ नहीं रहा, कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहा। तो सबको ये हैरत होती थी कि भाई ये क्यों नहीं है, शायद जी। इस वजह से कुछ बात रही। अच्छा सर, आपने 10 साल का अपना समय जो है वो शुकाबाद की जनता के लिए दिया, चूँकि आप एक बार बीजेपी से विधायक रहे हो, एक एक बार बार निर्दलीय। बीजेपी से एक छोड़ के बीच में एक बार मैं इंडिपेंडेंट एमएलए भी हुआ। निर्दलीय। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ शुकाबाद की जनता के लिए, आज आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, शुकाबाद की जनता के लिए क्या कुछ ऐसा खास किया हो? अक्सर छोटे-मोटे काम तो सभी लोग करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूँ मिनिस्टर जब हुआ तब तो आप कुछ कर सकते हो। हुँ, एमएलए के पास इतना होता नहीं है कोई सिलसिला। हुँ, मैंने एक तो जब एक कृषि मेला लगवाया था, उसमें 5 देश आए थे। हुँ, उसमें इज़राइल आया था, उसमें नॉर्वे आया था, हुँ, उसमें ब्रिटेन आया था, जी, एक फ्रांस के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 700 करोड़ रुपया दिया था बंजर भूमि विकास के लिए। हुँ, और वो इन जिलों में आगरा, उसमें आगरा नहीं था, अलीगढ़ नहीं था, इन जिलों के लिए दिया था। तो मैनपुरी में बड़ी बंजर जगह है, एटा में बड़ी बंजर जगह है, हमारे शुकाबाद में भी है, बल्कि खारा पानी भी है, उससे वो भी ट्रीट होना था। फिर सरकार बदल गई, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सर क्या लगता है जैसे कि आपने कृषि मेला लगवाया, तो किस तरह के मामलों का उसमें निपटारा समझौता होता था? वो किसान अदालतें थी। कृषि हुँ, मेला में तो ये लोग आए, वो 6 लाख लोग आए थे हुँ, 2 दिन में। अक्टूबर 98 की बात है शायद। हुँ, और 6 लाख लोग आए थे, 5 देश आए थे, और नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आई थी। वो मैं लगाता था किसान अदालतें, जी, जी, वो मैंने इंट्रोड्यूस की थी। किसान अदालत में क्या करते थे, हम लोग रजिस्टर कराते थे केसेस। हुँ, किसानों की कोई प्रॉब्लम है, जी, ये रजिस्टर करो, ये रजिस्टर, और मैं बैठ के हुँ, उन सारी चीज़ों का, जैसे एक किसान को बिजली की प्रॉब्लम है, एक किसान को पानी की प्रॉब्लम है, एक किसान को कनेक्शन की प्रॉब्लम है, हुँ, एक किसान को कोई झगड़ा हो गया, उसके निपटारे की पुलिस से कोई प्रॉब्लम है, हुँ, हेल्थ प्रॉब्लम। तो हम रजिस्टर करते थे, जैसे 3, 4, 5 हज़ार किसानों की प्रॉब्लम्स हुँ, रजिस्टर कर ली, और वहीं बैठ के दिन भर हुँ, विद फुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ज़रूरत है तो आईजी और कमिश्नर को भी बुलाते थे, जी, डीएमएसपी तो रहते ही रहते थे, और सारे महकमे रहते थे। स्पॉट पे डिसीजन होता था। उन्हीं किसान अदालतों में से निकला है तहसील दिवस, जो आज हम मनाते जो हैं। मनाते। तो पूरे तब पहाड़ भी हमारे पास था। जी, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कोना नहीं था जिसमें मैंने किसान अदालतें नहीं करी। और यूपी का मिनिस्टर होने के नाते ताजमहल रातों में खुलता नहीं था। जी, मैं सुप्रीम कोर्ट, मुझे उसमें भी जाना पड़ा, मैंने ताजमहल रात में खुलवाया। लड़कियों को अधिकार नहीं मिलता था प्रॉपर्टी में, मैंने मैंडेटरी रूल बनवाया, हालांकि वो फिर ऊपर जाके वो काम नहीं कर पाया। जी, तो मैंडेटरी बनवा दिया था कि लड़की, अगर 2 बच्चे हैं आपके घर में, एक लड़की है, तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। बड़ा बवाल हुआ वो, गवर्नमेंट उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। और आसपास तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे चंडिका है हमारे यहाँ जिले में, जी, जी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, मैं शायद निर्दलीय एमएलए था, वहाँ एग्जीबिशन से लौट रहे थे, जाटवों का गांव है पूरा, जी, टूंडला विधानसभा 6 में। टूंडला विधान, जी, 6-8 लोग मरे। सरकार तो कुछ नहीं कर पाई, मुझे अफसोस है इसका, लेकिन मैंने लोगों से चंदा करके अपने से दे के शायद 7-8 लाख रुपया दिया था। ऐसे ही एक्सीडेंट जब होते थे, तो किसी घर में अगर कोई आदमी, एक कमाने वाला एक ही आदमी है, अगर वो उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो हम लोग पूल बना के इकट्ठे करके उसको 50,000 रुपये देते थे। मुझे अभी किसी ने दिलवाया, कोई ऋषि जैन थे एक टूंडला में, उनकी छज्जा गिरने से डेथ हुई थी, उनको हम लोगों ने 50,000 रुपये दिया था। एक वहाँ सियर देवी के पास स्लेटी सिंह रहते थे, वो नेता भी हैं, उनके घर में कोई, उन्होंने बताया था कि साहब डेथ हो गई उसकी, शायद वहाँ तो मैंने 2-3 एक्सीडेंट हुए थे, सबको 50-50 हज़ार रुपये, जहाँ सरकार नहीं कर पाती थी। एक वाकया मैं बताता हूँ आपको, जो जी, बहुत मुझे याद आ गया। मैं मिनिस्टर था, और बधान एक रेलवे स्टेशन है, जी, वहाँ एक घर गिर गए 2-3, कुछ लोग मरे, बहुत गरीब, शायद मजदूर काम कर रहे थे, उसमें 4-5-6 लोग मरे। तो मैंने कानून तोड़ के
जो हमारा रेवेन्यू का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा, उन दिनों मेरे पास रेवेन्यू भी था शायद, तो उन दिनों तो वो पैसा बहुत कम मिलता था। खैर हम लोगों ने अपनी जेब से भी देना पड़ा, इधर उधर इकट्ठा करके भी देना पड़ा। मैंने उनको भी शायद 1-1 लाख रुपया दिया। कलेक्टर मैनपुरी में आता था, मैनपुरी से भी दिलाया। एक साहब खड़े थे कोई बुज़ुर्ग से, तो अब मेरे कमिश्नर भी आए हुए थे आगरा वाले। उन्होंने कहा साहब ये हेलीकॉप्टर उड़ने जा रहा था और शायद दूसरे दिन हमारी कैबिनेट थी मीटिंग, तो मुझे जल्दी से पहुंचना भी था। तो मैंने कहा हेलीकॉप्टर बंद करो भाई, मैं बाई रोड चला जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं? बोले साहब ये खेत में खड़े हैं बुज़ुर्ग, वो चल नहीं पा रहे, तो शायद 90 साल के थे। तो उनकी भतीजी की शादी, नहीं उनकी नातिन की शादी थी, और उस बिटिया के फादर रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने कहा साहब मेरा नुकसान तो 10,000 का हुआ है, ये लोग 6,000 रुपये दे रहे हैं। तो मैंने खैर कलेक्टर मैनपुरी से 1 लाख रुपया दिलवाया, और अपनी जेब से भी जो कुछ कर सकता था। मेरे पर मुलायम सिंह ने हाउस में सवाल खड़ा करा दिया। तब बाबूराम यादव जिंदा थे, बाबूराम जी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने नियम कैसे तोड़ दिया, इतना पैसा क्यों दिला दिया। तब मैंने उन हाउस में एक बात कही थी, वो बहुत ज़रूरी बात। मैंने तब ये कहा था कि भाई अदालत जो न्याय करती है, जो कानून बना के फैसला देती है, वो तो अदालती फैसला है। राष्ट्रपति और गवर्नर सजाएं माफ़ करते हैं जी। कानून वो है जो कानून के हिसाब से अदालत ने फैसला कर दिया तो ठीक है, आपको फांसी होगी। न्याय कभी कभी राष्ट्रपति और गवर्नर करता है, वो माफ़ी देता है। तो मैंने ये कहा था कि कानून तोड़ के मैंने न्याय किया। न्याय कानून से बड़ा है, वो बड़े दिल वाला कर सकता है। वो नया कानून बनाया, फिर पूरे हाउस ने उसकी तारीफ करी। केसरीनाथ त्रिपाठी साहब थे स्पीकर विधानसभा, उन्होंने अलग से उस पर स्पीच दी। फिर हमारा मेजरमेंट्स बढ़े, हमारे तौर तरीके बढ़े। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कई सारे ऐसे काम किए जो हम सबसे छुपे नहीं है और आपने खुद अभी बताए भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है मंत्री जी, जैसा कि किसान अभी पिछले 1 साल से धरने पर बैठे, आंदोलन किया, 700-800 किसान हमारे शहीद भी हो गए, अपनी जायज़ मांग को लेकर बैठे, ऐसा किसान कहते हैं। उनको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि किसान आतंकवादी हैं, किसान खालिस्तानी हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस बयान को कहा कि वो, क्या लगता है इस सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, इन किसानों को जो जिनकी डेथ हुई आंदोलन में, उनको वही दर्जा देना चाहिए जो हमने कारगिल में शहीद खोए थे जी। कारगिल में बाई चांस मैं उस वक्त भी मिनिस्टर था, और अटल जी मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। मैंने मेजॉरिटी यूपी में तो बहुत नंबर था बड़ा, जहाँ जहाँ मैं जा सकता था, सरकार ने मुझे हेलीकॉप्टर दिया था, तो 10 लाख रुपया गवर्नमेंट देती थी शहीदों को, और एक एक दे सकते थे। अगर तो कोई पेट्रोल पंप वगैरह मांगता था तो वो भी देते थे। लेकिन हम लोग अपनी जेब से भी जो बन पड़ता था मैं देता था, और मुझे शर्म आती थी कि हम किसी शहीद की कीमत लगा रहे हैं। 10 लाख में उसका परिवार नहीं वापस आता, उसकी परिस्थितियां वापस नहीं आती, और पैसा कोई मौत की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो किसान इसमें शहीद हुए, उनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए था, और भरपूर सरकार को मदद करनी चाहिए थी। उससे हम चूक गए। ये नाराज़गी भी उसी लिए ज़्यादा फैली है। नहीं, शायद अगर उस वक्त एक सही वक्त रहते हुए हमने ये करा होता तो शायद मेरे ख्याल बहुत बेहतर रहता, वो काम की ज़रूरत थी। सर एक बड़ा सवाल, चूँकि आप मंत्री हैं, आपने तमाम रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर से बात भी की है, पहले की राजनीति को भी समझा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमें जो आज़ादी मिली वो वास्तविक आज़ादी 2014 में मिली या 1947 में मिली? मैंने आपके बारे में सुना, आपने कई बार बाबा साहब को पढ़ा है, कई संवैधानिक किताबें पढ़ी हैं, तो क्या लगता है? चूँकि अभी ये घटिया बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये उनका अपमान है जो हमने आपको मालूम नहीं है, जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे जी, तो हमने वर्ल्ड वार में भी अपने कई लोग खोए। वर्ल्ड वार सेकंड में तो हमारे यहाँ से 10 लाख लोग गए थे जी। उनमें से हज़ारों सैकड़ों लोग लौट के नहीं आए। उनकी शहादत, कई फ्रांस में जाओ आप, ऑस्ट्रेलिया के बर्मा में जाओ, वहाँ सब उनकी कब्रें बनी हैं, समाधियाँ बनी हुई हैं। तो वो तो उनका अपमान है जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई। ये बकवास बात है, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ।
मुल्क बड़ी मुश्किल 800 साल तो गुलाम रहा। जी जी हमारे किन किन लोगों को शहादत देखनी पड़ी, अगर आप पूरी साल की हिस्ट्री, तो उनको आप कैसे भूल जाओ? नहीं, गलत बात, सर, आपने घटिया। अंतर्राष्ट्रीय दंगल भी कराए थे और भी तमाम हाँ बड़े हाँ, बड़े कार्य कराए थे। एक आज हमारे पॉलिटिकल लीडर इन्हें नहीं कराते नहीं, हैं। मैंने वो इसलिए कराया था, एक मुझे उसका सन तो याद नहीं है, लेकिन सुशील कुमार को गोल्ड मेडल मिला था हम्म और लालू जी के शायद मैच में थे, तो लोग मुझे चिल्लाते रहते थे अपने हम्म जिले और आसपास के साथ, सुशील कुमार को। तो वो अकेले सुशील को नहीं बुलाया, मैं मिनिस्टर्स भी आए थे उस वक्त 2-3, उनको बुलाया और मैंने पाकिस्तान के पहलवानों को भी बुलाया था, जी जो कि शायद उत्तर प्रदेश में क्या नॉर्दर्न इंडिया में पहली वाकया होगा, हम्म और बड़ी मुश्किल से आए। लड़कियां जो पहलवानी शुरू कर रही थी, चंदगी राम की बिटिया थी एक, वो मेरे ख्याल एसपी हो गई है अभी, वो इंडियन कोच आए थे एक राय साहब, वो उन लेके आए थे, पहली बार लड़कियां आई हमारे ज़िले में, और 20-22 लड़कियां थी जो रेसलिंग कर रही थी। अब तो खैर पॉपुलर हो गए, नहीं, उस वक्त एक बड़ा कारनामा था और पूरी दुनिया में वो भी खबर छपी थी। और मैं लोगों का क्या बताऊं, शायद 4-5 लाख लोग थे, हम लोगों को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आई। उस वक्त शायद मैं निर्दलीय एमएलए था, सरकार में नहीं था, तो वो एक बड़ी घटना थी, जिसे कहना चाहिए कि वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी इवेंट थी। आप स्पोर्ट्स इवेंट क्यों कराते हैं? स्पोर्ट्स इवेंट 10,000 लोगों को इंस्पायर्ड करती है, उन्हें एक प्रेरणा देती है कि आगे जाके हमें ये भी बनना है, ये हम कर सकते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स इवेंट, अब फुटबॉल है, 450 लोग देखते हैं पूरी दुनिया में, जो देश कराते हैं उनकी पूरी इकोनॉमी बदल जाती है, इतना रेवेन्यू कलेक्ट होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी करानी चाहिए किसी भी लीडर को। हम लोगों ने अपने ज़माने में दारा सिंह को बुलाया था, हमने बहुत टूर्नामेंट्स कराए हैं, जी फुटबॉल टूर्नामेंट कराए, क्रिकेट टूर्नामेंट कराए, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ताकि स्पोर्ट्समैनशिप लोगों में आती रहे। जी सर, हमने सुना था कि आपने 1995 में ही शायद अटल जी की कोई रैली सभा वगैरह, हाँ, उसमें क्या कुछ वो हुआ जब था? रैली कराई थी तो उसमें मैंने बताया कि करीब 3-3.5 लाख लोग आए, या कुछ कम लोग बताते थे अखबारों में। तो वो एक मक्का मदीना बन गया था शिकोहाबाद। जी उससे, क्योंकि उसके बाद मुलायम सिंह जी को रैली करनी पड़ी, उसके बाद मायावती जी को रैली करनी पड़ी, उसी के बाद कांग्रेस को करनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी पॉलिटिकल इवेंट तो हुई नहीं थी आसपास, तो उससे भी बड़ा इंस्पिरेशन मिला लोगों को, और उससे हमें भी एक मौका मिलता है, हम बड़ी बात कह सकते हैं। सर, एक बड़ा और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैंने हमेशा आपकी जो ज़ुबान है वो उर्दू में ही सुना है अक्सर। वैसे तो कई भाषाओं का आपको ज्ञान है, लेकिन आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की अगर हम बात करें, गंगा जमुनी तहज़ीब की अगर बात करें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज कैसी राजनीति है? देखो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क रहा है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते थे, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर के घंटे बजते थे। जी ये एक नहीं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि हमारा मुल्क जाना जाता रहा है इसके लिए। बहुत से ऐसी बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन गंगा जमनी तहजीब की इज्जत करनी चाहिए। ये हमारा हिस्सा है, कि कहाँ जाएंगे, और जो लोग उनके खिलाफ बात करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, सियासतदानों के लिए बहुत घटिया बात है। मैं सिर्फ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल। तो सर, आखिरी सवाल मैं और पूछ लेती हूँ, हालाँकि आपसे बात करते-करते समय नहीं पता चल रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मैंने तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनमें आप जैसी छवि, आप जैसी जानकारी या ज्ञान मैंने अब तक नहीं देखा। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते सर दोबारा से? जनता दोबारा आपने इतना अब कुछ मैं किया जाता है। हूँ, सब लोग कहते हैं। अब देखिए, अगर सब कुछ हालात ठीक रहे, इस वक्त हालात नहीं थे, मैं लड़ सकता था, निर्दलीय शायद जीत भी सकता था, लेकिन मैंने पिछली बार एक बार निर्दलीय होके देखा। जब मेजॉरिटी की सरकारें आती हैं तो निर्दलीय होने का कोई मकसद नहीं होता। अगर लोगों ने इजाज़त दी तो देखिए, पार्लियामेंट जल्दी आया है, समझ लीजिए शुरू होने वाला है, देखा जाएगा, तब सोचा सर, जाएगा। यूपी चुनाव पर क्या कहना चाहेंगे? किसके सर पर यूपी फतेह हो? यूपी चुनाव जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे अखिलेश के फेवर में जा रहा है, जी, और इसकी बहुत सी वजह हैं, उन पे विस्तार से अपन क्या बात करें, किसी सेक्टर में बात कर लो। मुझे और मज़े की बात है, मैं उनकी पार्टी में कभी रहा नहीं हूँ। जी।
तो मेरी बात को कोई ये नहीं समझ सकता कि मैं कोई दिलचस्पी से कह रहा हूँ। अच्छा सर, पार्टियों में जाने का आपका उद्देश्य क्यों नहीं? तमाम पार्टियां थी, क्यों नहीं गए? वो बहुत छोटी छोटी बातें। अब लोग कह रहे हैं कि साहब वो मायावती ट्रायंगल कर लेंगे, बिल्कुल गलत बात है। ना मायावती कहीं लड़ाई में है, ना ओवैसी कहीं, सबको मालूम है किसके साथ है। इस लो जो वैसे एक बात और है, ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। पब्लिक लड़ रही है इसे चुनाव, क्योंकि वही मुद्दे, वही बेरोजगारी, वही महंगाई, वही असहाय जानवर, ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि पब्लिक खुद फैसले कर रही है। उसे इंतजार, जो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ अपने आप माहौल क्या माना जाए सर, अखिलेश की तरफ पब्लिक का झुकाव है? मुझे लगता है ऐसा। आप मानते हैं इस बात मैं को? बिल्कुल पक्के तौर पे मानता हूँ कि और इसका फायदा सब कुछ अखिलेश को मिलेगा। क्या लगता है सर, समाजवादी पार्टी में तो हमेशा ये कहा जाता था गुंडागर्दी, गुंडों की सरकार, गुंडों की पार्टी। देखिए हो सकता है, लेकिन देखिए ना, उस पे सब पर अखिलेश ने लगाम भी लगाई, परिवारवाद पर भी लगाई है, और ऐसे लोगों को पार्टी में भी नहीं लिया जो थोड़े दागदार थे। तो मेरे ख्याल कोशिश तो है कि ये जो लोगों ने जो सवाल उठाए थे सब रेक्टिफाई करें। और ये जो ओल्ड पेंशन की बात अखिलेश ने करी है वो नायाब है। 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करी है, नायाब है। 300 यूनिट की जो बात करी है, नायाब है। जो लोग 80-20 की बातें कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, वो लोग थक गए हैं वो सुनते सुनते। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है अखिलेश की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्या माना जाए यूपी का चेहरा अखिलेश ही होंगे? और कौन होगा? वही अध्यक्ष हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कौन बनना चाहिए? नौजवान है, हम लोगों की सबकी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थैंक थे यू। पूर्व मंत्री अशोक यादव जी, जिनने साफ तौर पर यूपी चुनाव में रिजल्ट आने से पहले ही अखिलेश यादव को आशीर्वाद भी दिया है। कहा है कि अखिलेश यादव जैसा चेहरा दूसरा नहीं है, यूपी को ज़रूरत है। तो ये हमने तमाम मुद्दों पर सीधी पूर्व मंत्री अशोक यादव से खास बातचीत की दिल्ली में बैठकर। तो देखते रहें RK TV। नमस्कार।